माता पिता के बुढ़ापे का सहारा। आज सुमन आसमान से निहार रही है क्योंकि उसे आसमान में हवाई जहाज़ नज़र आ रहा है जो शायद उसके बेटे को उससे कहीं दूर, उसके गांव से दूर लेकर जा रहा है। आँखों में आंसू बहे जा रहे हैं लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही है। होठ कांपते कांपते रुक जाते हैं क्योंकि उससे डर है कि कहीं उसके आंसुओं को उसके पति श्यामलाल ना देख लें। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, श्यामलाल, अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। रामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवाई खा सको और सेहत का ध्यान रख सको। ऐसा बोलकर श्यामलाल चले जाते हैं और सुमन चुपचाप वहाँ रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि यह पलंग उसने रवि के लिए ही खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी। और आज वह दिन है जब रवि अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने, नौकरी ढूंढने जा चुका है। सुमन उठकर किचन की तरफ जा रही थी कि उसी समय उसकी पड़ोसन सुनैना आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तुम रो रही हो? अरे उसे गए तो 2 दिन हो गए। अब वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। सुमन ने कहा, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने माँ बाप और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं माँ हूँ, उसकी याद तो आएगी ही ना, वो रोते हुए बोलती है। सुनैना, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर। अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा, और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए। अरे वह पीछे गली वाली प्रमीला का भी यही हाल हुआ था। उसने तो अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह वहाँ जाकर प्रमीला की मदद कर पाए, लेकिन देखो ना, बेटा तो वापस आया ही नहीं। सुमन कहती है, नहीं नहीं, मेरा रवि ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा भी था। सुनैना कहती है, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं ना, और दुकान खुली नहीं है। हो सके तो 1 कटोरी शक्कर दे दो। सुनैना तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातें सुमन के दिल पर जहर सी लग रही थी। उसने मन ही मन यह डर होने लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि रवि वापस ही ना आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और जब भी रवि का फ़ोन आता, सुमन दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती, जहां वह जी भर कर रवि से बात कर पाती। आज भी रवि का फ़ोन आया। रवि ने कहा, कैसी हो माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुमन, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ ना तो दिल को सुकून मिल जाता है। यह बता, तू, बहू और बच्चे कैसे हैं? रवि ने कहा, सब कुछ अच्छा है माँ। और पता है, तुम्हारी बहू ने बिल्कुल तुम्हारी तरह आलू के पराठे बनाए, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद।
मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊँगा। सुमन उदास होते हुए कहती है, चलो अच्छा है, अब तुझे मेरी याद नहीं आएगी। अब तुम सब यहाँ कब आओगे? रवि ने कहा, माँ बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि दिन भर दौड़कर आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहें। यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन भी कराना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय मिलता ही नहीं। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा। रात होने पर सुमन श्यामलाल से पूछती है, बहू ने अगर मेरी जगह ले ली तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी? अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। उदास होते हुए बोलती है। श्यामलाल, सही कहती हो, अब तो रवि का ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आता और वह अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर रवि को अपनी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता है तो उसे बुरा लगता है। एक दिन अचानक रवि और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। रवि, मैं तुमसे नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो वह भी तुमसे नहीं होता। मेरी जो नौकरी थी वह भी छूट गई है और अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ भी कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है। उसे कितना बुरा लगा होगा। अब तो रवि और रश्मि के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। रवि घर में भी फ़ोन नहीं करता और अगर घर से माँ बाबूजी फ़ोन लगाते तो रवि काम का बहाना करके टाल देता। अब उसे भी अपने माँ बाप बोझ लगने लगे और वह सोचने लगा कि जल्द से जल्द वह अपने लिए शहर में ही नया घर ले ले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब सुमन और श्यामलाल दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ गए थे कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक श्यामलाल जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने खुश होकर सुमन को बुलाया। सुमन, क्या बात है, आज इतना खुश हुए जा रहे हो? आश्चर्य से कहती है। श्यामलाल, तुम्हें याद है कि हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं? ऐसे भी वहाँ पर कोई नहीं रहता और हमने उसे इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहाँ आराम से रह सके, लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगा और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को किराए पे दे दें ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनकी बदौलत ही हम आगे खुश रह सके। सुमन, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर रवि यहाँ आ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सोचते हुए सुमन ने कहा। श्यामलाल, जो रवि ने स्वार्थ के लिए हम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया और अब तो हमें वह पूछता भी नहीं, ना ही फ़ोन करता है, ना यहाँ आना चाहता है, हम उसके लिए कब तक राह देखते रहेंगे? उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरों में कई सारे बच्चे आ गए जो किराए पे रहने लगे और साथ ही साथ खाली समय में सुमन और श्यामलाल जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिसे सुमन और
श्यामलाल जी को बहुत अच्छा लगने लग गया और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात रवि को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके ही माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन वह समझ चुका था कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए? श्यामलाल: नहीं बेटा, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, जो हमें उस समय नहीं समझ आता। ऐसे में अच्छा होगा अगर हम सबको खुश रखें, तो हमेशा हम खुश रह सकते हैं और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारे उम्मीद पर खड़े उतर सके। बच्चा तो वहाँ से चला गया, लेकिन सुमन और श्यामलाल समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके हाथ में ही है और अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे के सहारे के लिए उनका एक दूसरे के साथ होना ही काफ़ी है। दोस्तों, तो ये कहानी एक माँ सुमन और एक पिता श्यामलाल की है, जो अपने बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा मानकर उस पर आश्रित हो गए थे। लेकिन बाद में उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि उसका और उसकी पत्नी सुमन का एक दूसरे के साथ रहना ही उनके बुढ़ापे का सहारा है।